So the next topic is characteristics of enzymes. Starting with our topic, moving forward. चलें जी, your first tidbit is in which they have given you two statements. Statement number 1 is all enzymes are catalyst और statement number 2 is all catalysts are enzyme. यानी एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि सारे एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं और दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि सारे कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं. कौन सी चीज़ करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट जो है जिसमें कहा जा रहा है कि सारे एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, यानी सारे एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, सारे एंजाइम्स की वजह से रिएक्शन में तेज़ी आती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. जबकि दूसरी स्टेटमेंट जिसमें कहा जा रहा है कि सारे कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंजाइम और कैटलिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है. हमें पता है कि सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. ठीक है. उनकी नेचर क्या है? वो प्रोटीनेशियस है. लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं. ठीक है. कैटलिस्ट हमेशा नॉन प्रोटीन होंगे और एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन इन नेचर होंगे. और एक डिफरेंस ये भी है कि एंजाइम हमेशा रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, रिएक्शन को तेज़ करेंगे, जबकि कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज़ भी कर सकता है और रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकता है. ठीक है. ये अब जब आगे आप अपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसमें आप डीहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन वाले सारे रिएक्शंस जब रीड आउट करेंगे ना, तो उसमें ये सारे आपको कैटलिस्ट बताए जाएंगे, वहाँ पर एग्जांपल्स होंगी कैटलिस्ट की. ठीक है. तो अब जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो नॉन प्रोटीन होते हैं, उसमें गैसेस भी आ सकती हैं, उसमें मेटल्स भी आ सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी आ सकते हैं. ठीक है. जब आप आगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन वगैरह वाले, तो उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज अ कैटलिस्ट देख लेंगे, कहीं अमोनिया को देख लेंगे, कहीं निकल को देख लेंगे, कहीं प्लाटिनम को देख लेंगे. ठीक है. तो इसमें मेन डिफरेंस यही है. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से करेक्ट है कि सारे एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जबकि सारे कैटलिस्ट एंजाइम्स नहीं होते. अब नीचे आपको एक और बात बताई गई कि ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो कैटलाइज रिएक्शन. अब फिर ये भी कहा जाता है कि ऐसे तो हम कहते हैं कि सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, लेकिन फिर बहुत बाद में जाके ये डिस्कवरी हुई कि सारे एंजाइम्स जो हैं जो भी रिएक्शन को आपकी बॉडी में स्पीड अप कर रहे हैं या जिनका पार्ट है केमिकल रिएक्शंस में, वो हमेशा प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे. उन्होंने फिर इसकी एग्जांपल दी कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, लेकिन वो प्रोटीन इन नेचर नहीं है. ठीक है. आरएनए क्या है? आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड है. ठीक है. जस्ट रिमेंबर कि आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, लेकिन वो रिएक्शन को फिर भी कैटलाइज करते हैं. ठीक है. इसके लिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस कि आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, लेकिन वो प्रोटीन इन नेचर नहीं होते हैं, वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स की खसूसियात क्या हैं. इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेम कुने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम. Enzymes are globular proteins. Like all proteins, enzymes are made of long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional molecule. अब 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विनहेम कुने, जिसने सबसे पहले एंजाइम की टर्म को डिस्क्राइब किया था, यानी ये वर्ड उसने यूज़ किया था. ठीक है. पहली दफ़ा. अब वो क्या कहता है कि एंजाइम जो हैं वो सारे प्रोटीन से मिलके बने हैं. ठीक है. अब एंजाइम्स जब प्रोटीन से मिलके बने हैं ना, तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि एक चेन की सूरत में होती हैं. ठीक है. लॉन्ग चेन की सूरत में होती है, लीनियर चेन होती है, यानी बिल्कुल सीधी चेन होती है अमाइनो एसिड्स की. जैसे हम बात करते हैं ना कि एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं. ठीक है. तो प्रोटीन्स अब इन टर्न किस से बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जिसमें मैंने कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म डिस्क्राइब किया था कि जब प्रोटीन टूटते हैं तो उससे क्या बनते हैं? आपके पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं. ठीक है. अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे मोनोमर्स, इनसे मिल के प्रोटीन बनता है. ठीक है. तो अब इसमें यही बात बताई जा रही है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. लाइक ऑल प्रोटीन, एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ थ्री-डायमेंशनल मॉलिक्यूल. अब एंजाइम जब सीधी लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स से बने हुए हैं, जब वो चेन फोल्ड हो जाती है, ठीक है, जब उस चेन की वो चेन तय होना शुरू हो जाती है. ठीक है. तो वो एक ग्लोबुलर सा यानी गोल सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल बन गया. जैसे सपोज़ करें, जैसे आप अपने कपड़ों को तय करते हैं. ठीक है. पहले वो खुले होते हैं, वो लीनियर फॉर्म में उनको सपोज़ कर, लेकिन जैसे आप उनको तय करना शुरू कर देते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही जो एंजाइम्स होते हैं वो भी लंबी अमाइनो एसिड्स की चेन से मिल के बने हुए होते हैं, लेकिन जब वो फोल्ड करते हैं, जब वो फोल्ड होते जाएंगे तो फिर वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है. ठीक है. अब पहला करेक्टर क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दैट इज़ दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड. वही बात हो गई कि सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं,
इसका मतलब कि वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स भी अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। तो अगर एंजाइम प्रोटीन्स के बने हैं तो हम ये भी कह सकते हैं एंजाइम अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, सही है। उसके बाद दूसरा है कि मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अब देखिए इसमें ये बताया जा रहा है ना कि वो वाले रिएक्शंस जिसमें हम एंजाइम को यूज़ करेंगे वो वाली रिएक्शन फास्टर होंगी, ठीक है, उन रिएक्शन से जिनमें एंजाइम को यूज़ नहीं किया गया। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि एंजाइम जो है वो अपनी रिएक्शन में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी कंज्यूम नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और उसकी जैसे शेप रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले थी, जब प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा तब भी उसकी शेप वैसे ही रहेगी, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। अगला आपके पास क्या है, एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। अब इसमें यह बात बताई जा रही है कि एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी अगर एक एंजाइम है आपके पास जिसने सिर्फ प्रोटीन पे एक्ट करना है तो वो प्रोटीन पे ही एक्ट करेगा, प्रोटीन ही उसका सबस्ट्रेट होगा, वो उसके अलावा प्रोटीन के अलावा जाके लिपिड को नहीं पकड़ सकता, कार्बोहाइड्रेट को नहीं पकड़ सकता, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, उसने प्रोटीन पर ही एक्ट करना है, वो जाके प्रोटीन को ही तोड़ेगा, ठीक है, ये उसकी स्पेसिफिसिटी है कि वो जाके अपने ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, वो किसी और चीज़ को जाके किसी और सबस्ट्रेट को जाके कैचअप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ अपने सबस्ट्रेट के साथ ही एक्ट करते हैं, अपने सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करते हैं, किसी और सबस्ट्रेट के साथ नहीं करते। यानी अगर किसी एंजाइम ने प्रोटीन पे एक्ट करना है तो वो प्रोटीन पे करेगा, किसी एंजाइम ने लिपिड पे करना है तो वो लिपिड पे करेगा, किसी एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट पे करना है तो वो कार्बोहाइड्रेट पे करेगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करने वाला एंजाइम लिपिड पे एक्ट नहीं कर सकता और लिपिड पे एक्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक। अब अगले में आपको एक बात बताई गई है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस। अब एंजाइम का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस एंजाइम में भी एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने में इस्तेमाल होता है। इस रीजन को हम कहते हैं कि ये एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को पहचानती है और उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, उसके साथ बाइंड कर जाती है और फिर रिएक्शन को कैरी करती है। आगे डायग्राम मैंने इंसर्ट की है, आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब ये देखिए जी एंजाइम की डायग्राम आपको दिखाई गया, नीचे येलो येलो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट को भी ब्लू एरो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऊपर सबस्ट्रेट देखें, ठीक है। अब सिर्फ ये जो एक्टिव साइट है ना, सिर्फ ये पार्ट ले रही है कैटालिसिस में, ये पार्ट ले रही है इस रिएक्शन में। अब सबस्ट्रेट आके इस रिएक्शन साइट, इस एक्टिव साइट में फिट हो गया, इस एक्टिव साइट में फिट होने के बाद इसने क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, यानी इसमें एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी इसके साथ अटैच हो गया। तो अब हम इस शेप को कहेंगे सेकेंड वाली को कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ओनली ये जो एक्टिव साइट है, ये स्मॉल सा जो पोर्शन है जो कैटालिसिस में पार्ट लेता है, इसकी बात की गई है कि इसको एक्टिव साइट कहा जाता है। ये सबस्ट्रेट को पहचानता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है। अब अगला आपको बताया गया कैरेक्टर कि एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। अब एंजाइम की प्रोडक्शन यानी एंजाइम का बनना बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, और ये इस पे डिपेंड करता है कि सेल को ज़रूरत कितनी है। जितनी सेल को ज़रूरत, जब सेल को ज़रूरत होगी तब एंजाइम की प्रोडक्शन होगी, जब सेल को ज़रूरत नहीं होगी तो एंजाइम की प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। अब एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। अब इनहिबिटर और एक्टिवेटर क्या हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए नॉर्मल, अब मैंने नीचे डायग्राम दिया, ठीक है, नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन किस तरह हो रहा है। ये एंजाइम है, एंजाइम दिखाया गया और सबस्ट्रेट दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे जाके क्या बना, एंजाइम्स, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया क्योंकि सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, उसके बनने के बाद देखिए प्रोडक्ट बन गए, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन गए और एक्टिव साइट रिलीज हो गई। एंजाइम वैसे का वैसा रहा, उसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। अब देखें जब इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, अब ये कंपेटिटिव इनहिबिशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये इनहिबिशन की 2-3 टाइप्स होती हैं, लेकिन जस्ट रिमेंबर दैट कि इनहिबिटर कैसे काम करता है, ठीक। अब देखिए नीचे डायग्राम में एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, साथ एक इनहिबिटर भी दिखा दिया गया है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे होना होता है ना, तो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है। जब इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है तो
सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम ने तो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है, तब जाके वो रिएक्शन कर सकेगा। लेकिन जब इनहिबिटर आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि अब आगे रिएक्शन ने नहीं होना है, तो डायरेक्टली क्या हो जाता है कि एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और आगे फर्दर इसका रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक्टिवेटर्स क्या होते हैं ये आगे डायग्राम आ रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स दोनों का बता दिया गया। अब एक साइड पे देखें, जो फर्स्ट साइड है ना, ये एक्टिवेटर की बताई गई है। अब देखें एंजाइम है, नॉर्मल एंजाइम वर्किंग बताई गई है फर्स्ट डायग्राम में। इसमें ब्लू और ग्रीन सबस्ट्रेट और ये नीचे एक्टिव साइट है एंजाइम की। ठीक, अब नीचे जो है ना, आप देखें दूसरी पार्ट में कि एक रेड सा डॉट भी है जो बिल्कुल बेस पे आके एंजाइम की अटैच हो गया है, ये इसको कहते हैं एक्टिवेटर। जब एक्टिवेटर क्या है, एक्टिवेटर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं ना, तो उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये काम है इस तरह जो एक्टिवेटर है वो वर्क करता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए इनहिबिटर, इजी ज़बान में आपको बताएं, इनहिबिटर को अगर आप देखें ना, तो आप देखिए इनहिबिटर भी दिखाए गए हैं और सबस्ट्रेट भी दिखाए गए हैं, लेकिन सबस्ट्रेट के बाइंड होने से पहले इनहिबिटर आ गया है। तो अब जब इनहिबिटर आ गया तो सबस्ट्रेट तो बाइंड ही नहीं कर पा रहा, इसलिए एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है और अब रिएक्शन आगे प्रोसीड फर्दर नहीं हो सकता। अब आगे आपको बताया गया कि सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी एक्स्ट्रा हिस्सा नहीं चाहिए होता काम करने के लिए। हाउ एवर ताहम अदर रिक्वायर्स सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। यानी अब इसमें कहा गया कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कोई भी एडिशनल कंपोनेंट नहीं चाहिए होता कि वो उसके मौजूदगी में काम करे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस चाहिए होते हैं जिनके अटैच होने के बाद ही एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। अगर वो उसके साथ अटैच नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, अब कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें मेटल आयंस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक हैं उसमें फ्लेविन और हेम वगैरह आ जाएंगे। देखिए अब फ्लेविन क्या है, ये विटामिन B2 जो है ना, विटामिन की क्लासेस होती है ना, B1 B2 B3, ये तो बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में होता है, लेकिन विटामिन B जो होता है ये उसी का पार्ट है। ठीक है, और ये बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या एज अ को फैक्टर आपको दिखाया गया, और इसका मेटाबॉलिज्म में एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सेल में प्रेजेंट होता है, और ये जो है ना, जो हम विटामिन लेते हैं अपनी फूड में, अपनी डाइट में विटामिन B लेते हैं, तो उससे फिर आगे ये बनता है हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद जो हेम है, ये आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें जो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, हेम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है। ठीक है, एंजाइम के साथ अटैच होके ये भी रिएक्शंस को प्रोसीड करता है। अब इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, अब क्या बात हो रही है, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, पहले आपको बताया गया कि दो तरह के कोफैक्टर्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। फिर कहा जा रहा है अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड कर जाएं, यानी पक्के पक्के बाउंड कर जाएं, तो फिर उनको क्या कहा जाएगा कि अब वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, यानी अगर मैं मिसाल दूं, इसमें बताया गया ना आपको कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कौन से होते हैं, फ्लेविन और हेम होते हैं। अगर फ्लेविन और हेम में से एक एंजाइम के साथ टाइटली अटैच हो जाए, तो हम कहेंगे कि अब एंजाइम और ये जो है एंजाइम और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर अटैच हुए, अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बन गया है। ठीक है, इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, अगर वही ऑर्गेनिक फैक्टर लूजली अटैच हैं, यानी रिएक्शन करवाने के बाद वो उससे डिटेच हो जाएं, उससे हट जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या हो गए, कोएंजाइम्स हो गए। सही, अब फिर से रिपीट करती हूँ, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएं तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहलाते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लूजली अटैच हो जाएं एंजाइम के साथ, यानी ढीली ढीली अटैच हो जाएं, यानी रिएक्शन करवाने के बाद वो उससे हट जाएं, डिटेच हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये कोएंजाइम्स हो गए। ठीक है, कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। अब कोएंजाइम का क्या काम होता है कि केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करता है एक एंजाइम से दूसरे पे। ठीक है,
जस्ट रिमेंबर कि कोएंजाइम का यही काम होता है कि ग्रुप को ट्रांसफ़र करना होता है एक एंजाइम से दूसरे में, बस इतना सा याद रखिए, क्योंकि इसकी पे अगर डिटेल पे आए तो ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आ जाता है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जैसे कि राइबोफ्लेविन, थियामाइन एंड फोलिक एसिड एक्ट्स एज कोएंजाइम। अब ये सारे विटामिन हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन भी विटामिन है जिसको हम विटामिन B2 कहते हैं, थायामाइन भी विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन B1, और फोलिक एसिड भी एक विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन B9, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं और ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। राइबोफ्लेविन जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये विटामिन B2 है। और ये हमें किससे हासिल होता है? एग्स खाने से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से, मीट से और बादाम वगैरह से, ठीक है। फिर थायामाइन की बात हो रही है, विटामिन B1 है, ये भी एनर्जी जनरेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। फिर आपके पास बात की गई है फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड जिसको विटामिन B9 कहा जाता है, ये प्रिवेंट करता है कि DNA को कोई डैमेज ना हो। इस विटामिन का देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि DNA को कोई डैमेज ना हो। इस विटामिन की वजह से DNA के डैमेज को प्रिवेंट किया जाता है। जो अगर DNA में डैमेज हो तो कैंसर हो सकता है, जो पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर 5 में आपको बताया था, ठीक है। और कभी कभी मेडिकेशन के तौर पर भी ये फोलिक एसिड दिया जाता है जब खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तब आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई होती है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हुई होती है, इस वजह से खून की कमी हो जाती है, ठीक है। इट वाज जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दीज विटामिन्स। अच्छा, आगे आपको बताया गया है कि सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। अब बहुत सारे एंजाइम्स जब आपस में मिल के काम करेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है, यानी पहला एंजाइम, दूसरा एंजाइम, तीसरा एंजाइम, चौथा एंजाइम ऑर्डर में रहेंगे कि हमने इसी पोजीशन पे रहना है, इसी ऑर्डर में रहना है, तो वो एक मेटाबॉलिक पाथवे बना देते हैं, ठीक है। अब इस मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि अब नंबर A, B, C, D एंजाइम है सपोज करें, ठीक है। अब जो नंबर A पे एंजाइम है उसने जो प्रोडक्ट बनाया, नंबर B वाला एंजाइम उस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करके और प्रोडक्ट्स बनाएगा। नंबर B ने जो प्रोडक्ट्स बना दिए, अब C वाला उसके प्रोडक्ट्स को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करके और प्रोडक्ट्स बनाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह। अब जैसे जैसे ये रिएक्शंस होते जाएंगे, द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि अब हाँ, जो बिल्कुल मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के सेवरल काइंड्स ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सपोज करें एंजाइम A, एंजाइम B, एंजाइम C, एंजाइम D, तो वो एक मेटाबॉलिक पाथवे बना देते हैं। अब इस मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि एंजाइम A ने जो प्रोडक्ट बनाया वो B वाला एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा, फिर B वाले ने जो प्रोडक्ट बना दिए वो C वाला एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा, अब C वाले ने जो प्रोडक्ट बना दिए वो D वाला एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा और उससे आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है। नीचे देखें कोफैक्टर की छोटी सी डायग्राम है। अब देखिए, विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव। अब एंजाइम एक्टिव ही नहीं है जब तक उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ। अब जैसे ही उसके साथ कोफैक्टर अटैच हो गया, एंजाइम एक्टिव हो गया, प्रोटीन एक्टिव हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर अब देखें कोफैक्टर के ऊपर ही बाइंडिंग साइट है, अब वहीं पे सबस्ट्रेट आएंगे, बाइंड कर जाएंगे और रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन। एंजाइम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन को फास्टर किया जा सके। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। अब फूड इंडस्ट्री में किस तरह एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बंस। अब डबल रोटी और बंस वगैरह की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें इस स्पेसिफिकली वाइट ब्रेड और बंस की बात की गई है, उसको बनाने के बारे में एंजाइम्स कैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में बात की गई है। देखिए, तो पहले तो पता होना चाहिए कि ब्रेड और बंस वगैरह किस से बनते हैं, गंदम से बनते हैं, वीट से बनते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि वीट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, अल्टीमेटली स्टार्च वगैरह हैं, ठीक। अब पता होना चाहिए कि ब्रेड को बनाने के लिए पहले क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। वीट चाहिए होती है, सॉल्ट चाहिए होता है, यीस्ट चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं खमीर, और वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे एंजाइम्स यूज़ किए जाएंगे जो स्टार्च की कन्वर्जन करें सिंपल शुगर्स में, ठीक है। स्टार्च की कन्वर्जन सिंपल शुगर्स में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो खमीर है, जो यीस्ट है, उसने फिर इन सिंपल शुगर्स के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये होना है और ये जो है ब्रेड बनाने के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले कन्वर्जन करके फिर यीस्ट के साथ उसका रिएक्शन करवाना, ये सब चीज़ें, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा कि स्टार्च की कन्वर्जन होगी एंजाइम्स के थ्रू सिंपल शुगर्स में, फिर उन सिंपल शुगर्स पे
यीस्ट एक्ट करेगा, ठीक है। याद रखें जब भी शुगर और यीस्ट का रिएक्शन होगा ना, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में एथेनॉल यानी अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जब स्टार्च की ब्रेकडाउन हो गई सिंपल शुगर में, तो आगे ब्रेड की प्रोसेसिंग में अगला स्टेप है यीस्ट का रिएक्शन करवाना शुगर के साथ। फिर वो खमीर आएगा और खमीर चीनी के साथ रिएक्ट करेगा, शुगर के साथ जो सिंपल शुगर्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड में जो थोड़ा सा राइज होता है, जो ब्रेड थोड़ी सी उठी हुई होती है, अक्सर आप लोग पिज़्ज़ा वगैरह भी जो होते हैं उसमें भी जो उसकी डो होती है वो थोड़ी सी राइज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये इसी वजह से होता है कि पहले उनकी कन्वर्जन हुई होती है सिंपल शुगर्स में, फिर उसके बाद क्या होता है कि यीस्ट आके रिएक्ट कर जाता है और फिर क्या हो जाता है कि ब्रेड राइस कर जाती है और उसका अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, ब्रेड की डो राइस कर जाती है और उसका टेक्सचर अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स इस तरह यूज़ होते हैं। अब ब्रूइंग इंडस्ट्री की बात की जाए, यानी जिसमें आपके पास डिफरेंट ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं, तो इसमें क्या होता है कि पहले तो देखें कि बियर बनती किस चीज़ से। ये जौ से बनती है, ठीक है, सुना होगा आपने, जौ से बनती है आपके पास बियर, और जौ को हम एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं और इससे ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं डिफरेंट, ठीक है। अब जौ में भी डिफरेंट स्टार्च और प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो स्टार्च की ब्रेक डाउन करना उसमें भी ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर भी डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर शुगर्स में। फिर दोबारा से इसमें भी यीस्ट का जो है रोल है, फिर यीस्ट आ जाती है जो शुगर के साथ रिएक्ट कर जाती है। इस सारे प्रोसेस, ये यीस्ट और शुगर का जो रिएक्शन है इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जब इसकी फर्मेंटेशन हो जाती है, जब यीस्ट शुगर के साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, एथेनॉल बन जाती है, तो आपके पास डिफरेंट बियर्स वगैरह या डिफरेंट ड्रिंक्स बन जाती हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंजाइम के ज़रिए। बेसिकली इसका मकसद एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर आप इसको बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो इस फर्मेंटेशन का मकसद यही है कि एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री की, यानी जिसमें पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं, किस तरह बनते हैं पेपर्स वगैरह। तो हमें पता है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है, ठीक है। और हमें पता है कि वुड में सेलुलोज होता है, ठीक है। सेलुलोज को फिर डिफरेंट एंजाइम्स के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में, ठीक है। और फिर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, फिर स्टार्च को फर्दर कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, क्योंकि वो थिक सा हो जाता है, ताकि वो उसकी थिकनेस कम हो जाए। उसके बाद फिर उससे फर्दर आगे पेपर मेकिंग की जाती है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो, क्योंकि अगर आप पेपर मेकिंग की बात करें ना, तो सबसे पहले इसके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब डिफरेंट लकड़ी हम काट कर लाए, फिर उससे सबसे पहले हम बार्क रिमूव करते हैं, जो मैंने आपको 4th चैप्टर में बताया था कि डेड टिश्यूज़ होते हैं, ऊपर से सारी बार्क रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे चिप्स बनाए, उसको एक कटर में डाल के ना, फिर उसके छोटे छोटे चिप्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल वो छोटे छोटे बारीक बारीक चिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उसको केमिकल डाइजेस्टर्स वगैरह में डाल के ना, उस पर डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट एंजाइम्स अप्लाई की जाते हैं, ताकि उसमें से जो वुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिग्निन, उसको रिमूव कर लिया जाए। वो बीच में से रिमूव हो जाती है, तो फिर वो उसको रिमूव करने का मकसद ये होता है कि जो बाद में पेपर अक्सर आपके पास येलो हो जाते हैं ना, जब लिग्निन प्रॉपर्ली रिमूव हो जाता है ना, तो पेपर येलो नहीं होता। जब लिग्निन की रिमूवल नहीं हुई होती तो फिर पेपर येलो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पर फर्दर केमिकल्स वगैरह अप्लाई करके, ठीक है, उसका फ़ाइबर पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसकी ब्लीचिंग की जाती है, ताकि उस पर जो येलो सा कलर है वो सारा हट जाता है, वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। वाइट होने के बाद उसको फिर प्रॉपर सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। फिर उस पर जैसे वो रोलर सा एक फेर देते हैं ना, ताकि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, फिर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फिर ड्राई हो जाता है। फिर ड्राई होने के बाद उसको डिफरेंट साइज़ में, पेपर के साइज़ में कट कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया पेपर मेकिंग का। और उसके बाद है चौथा स्टेप, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, यानी ये जो डिटर्जेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्फ वगैरह होते हैं और सोप्स वगैरह होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसमें भी डिफरेंट एंजाइम्स ऐड होते हैं। जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, नाम से ज़ाहिर है कि ये प्रोटीन के स्टेन्स को, प्रोटीन्स के दाग धब्बों को उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। अमाइलेज एंजाइम है जो डिश वॉशिंग में यूज़ होता है, ताकि स्टार्च की जो डिफरेंट रेजिड्यूज़ हैं जो हम खाना वगैरह खाते हैं, इसमें जो डिफरेंट दाग धब्बे जो रह जाते हैं अक्सर डिशेस वगैरह पे, तो उसको रिमूव करने के लिए अक्सर डिटर्जेंट्स में अमाइलेज वगैरह ऐड होता है, तो डिशेस उससे प्रॉपर्ली साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। याद रखें कि प्रोटीएज एंजाइम
फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन सिंथेज, अमाइलेज एंजाइम फॉर द रिमूवल ऑफ स्टार्च रेजिड्यूज। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर कोई क्वेश्चन है आपका तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे स्कूल के नाम से पूरा प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है, जाएं वहाँ पे अपने क्वेश्चंस इंसर्ट करें बायो की लेक्चर की वीडियो के नीचे, और मैं वहाँ पे आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूँगी, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा।